नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर का 27वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम एग्रोनॉमी का जो यूनिट 4 है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसका नाम है सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझ लो सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है। देखो, जो सॉइल होती है इसमें जब हम बराबर कल्टीवेशन करते रहते हैं तो सॉइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि हाउ टू कंजर्व द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम कैसे किसी भी सॉइल को कंजर्व कर कर रख सकते हैं जिससे हम लॉन्ग टाइम तक इससे प्रोडक्टिविटी लेते रहें। तो देखो, मेनली क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो यह होता है कि फर्टिलिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम क्रॉप ग्रो करते जाएंगे, जितना ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे उतनी ही खेत में प्रोडक्टिविटी घटती जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरी प्रॉब्लम कि वाटर इरोजन और जो एयर इरोजन और वाटर इरोजन है ये ज़्यादा होता है। इरोजन की वजह से जो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जो इरोजन की वजह से प्रॉब्लम होती है इसी को कम करने को हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, सॉइल कंजर्वेशन मेजर के अंतर्गत। कि मतलब पानी से मिट्टी बह ना जाए, इधर उधर बहे ना, जिसको हम अपरदन बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। ये सॉइल इरोजन को कैसे हम कम करें, इसको हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। सॉइल कंजर्वेशन एग्रोनॉमिक मेजर्स। सॉइल कंजर्वेशन में हम पहले किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर कुछ अपना के, कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ये कब करी जाती है, एग्रोनॉमिक मेजर्स हम कब अपना सकते हैं, adopted where slope is less than 2% and erosion problem are not severe। जहाँ पर इरोजन प्रॉब्लम बहुत सीवियर नहीं होता है, जहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम एग्रोनॉमिक मेजर्स अपना सकते हैं जहाँ पर सॉइल का स्लोप 2% से कम हो। अब 2% का मतलब समझ लो, बताते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी लैंड है, ठीक, ये लैंड है, इसमें इतना स्लोप है। अब इस 2% स्लोप का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जब हम चले तो हमको कितना मिला, 100 मीटर। 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक हम चल रहे हैं। ये हमारी ऊपर की परत, मतलब ये क्या है, ये ऊपर जो ये है इतने, ये लाइन हम बोलते हैं ये हमारी सॉइल है। ये जो हमने नीचे बनाई है ये काल्पनिक है, मतलब 100 मीटर हमने चला तो ये कितना है, ये 2 मीटर का फर्क पड़ा। मतलब यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की ऊंचाई के बीच में 2 मीटर का फर्क है। 100 मीटर चलने पर 100 मीटर जो हम चले तो 2 मीटर का फर्क आया, तो इसको हम बोलते हैं 2% का स्लोप है। 2% का स्लोप है तो लेस देन 2%। अगर 2% से कम का स्लोप होगा किसी सॉइल में तो वहां पर हम सॉइल कंजर्वेशन मेजर अपना सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई थी, ये क्या, कौन सी लाइन थी, यही एक्चुअल थी जो हम देखते हैं। मिट्टी जब खेत में खड़े होते हैं कहीं ढलान वाले खेत में, जहाँ वो ऐसी फील्ड जहाँ पर स्लोपी लैंड होता है, वहां पर अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो ये जो ढलान दिखती है ये वही ढलान है। और ये नीचे वाली जो दोनों हमने लाइन बनाई थी ये काल्पनिक है। मतलब 100 मीटर चलने पे अगर 2 मीटर, अगर यहाँ पर ऐसे हम चले, इतना 100 मीटर चले और यहाँ 2 मीटर का ढलान है, मतलब ये 2 मीटर ऊपर है और ये नीचे, इन दोनों के बीच की हाइट के बीच में 2 मीटर का अंतर है अगर 100 मीटर चलने पर, तो हम बोलेंगे 2% का यहाँ पर स्लोप है। यहाँ पर जो सॉइल इरोजन होता है बहुत सीवियर नहीं होता है, इसलिए एग्रोनॉमिक मेजर्स हम अपना के कम कर सकते हैं। अब एग्रोनॉमिक मेजर्स होते क्या क्या हैं, कुछ होते हैं जैसे कंटूर कल्टीवेशन हम कर लेते हैं, या टिलेज कर लेंगे, या मल्चिंग करके हम रोक सकते हैं। मल्चिंग करके मतलब सॉइल की जो सरफेस है उसको कवर कर देंगे जिससे इरोजन कम होगा। एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग कर कर भी हम इसको कम कर सकते हैं। अब इसमें जो कंटूर कल्टीवेशन हमने बढ़ाया, इसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। इसमें देखो सॉइल का स्लोप ज़्यादा है। अब इस सॉइल के स्लोप को हम कैसे कम कर रहे हैं, देखो सॉइल का स्लोप ऐसे है तो इसको हम कैसे बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा बराबर करके ऐसे मिट्टी को बना देते हैं। तो इतनी दूर हम खेती करेंगे, ये बराबर है, फिर यहाँ खेती करेंगे। देखो ये ऐसे सीढ़ी नुमा खेती है, तो इससे सॉइल इरोजन जो होता है वो काफ़ी हद तक हम कम कर देते हैं और कायदे से इसमें हम खेती कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोइंग अक्रॉस द स्लोप। इस स्लोप पर अगर हम खेती करते हैं तो इसको हम कंटूर कल्टीवेशन बोलते हैं। इट कंजर्व सॉइल
एंड सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर, ये सब बचाता है। मतलब इसमें सॉइल की फर्टिलिटी भी बची रहेगी, सॉइल इरोजन भी बचा रहेगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बनी रहेगी, वाटर भी रिचार्ज होता रहता है। ऐसे जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा करके हम वहाँ तालाब भी बना देते हैं। जैसे मान लो कि कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे है स्लोप, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे से बना रहे हैं, तो एक हमने ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहेगा, इधर का पानी बह के आएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर इधर का पानी है, फिर नीचे हमने एक गड्ढा बना दिया, वहाँ इकट्ठा होता रहता है। तो जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, मतलब ऐसे जहाँ कंटूर कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ ऐसे पानी रिजर्व करके रखते हैं कि जिससे हम फर्दर इरिगेशन में यूज कर पाएँ। उसके बाद है मल्चिंग। मल्चिंग को हम मल्चिंग कहते हैं। दो तरीके की होती है, एक ऑर्गेनिक मल्चिंग होती है, एक इनऑर्गेनिक मल्चिंग होती है। ऑर्गेनिक मल्चिंग में हम ऑर्गेनिक चीज को यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉ होता है, क्रॉप का जो स्ट्रॉ होता है उसको यूज कर लेते हैं। और जो इनऑर्गेनिक मल्चिंग होती है, इसमें पॉलीथीन की फिल्म, पतली सी पॉलीथीन की पन्नी बिछा देते हैं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं मल्चिंग। तो मल्चिंग के थ्रू भी हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। जैसे मल्चिंग हमने कर दिया, अब पानी बरसेगा तो इस मिट्टी के ऊपर पानी डायरेक्ट नहीं गिरेगा, और पानी इस पर डायरेक्ट नहीं गिरेगा तो पानी बह के जाएगा नहीं, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। मल्चिंग इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवापोरेशन। अब जो ये मल्चिंग होता है, मल्चिंग कई काम करता है। पहला कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर को बनाए रखता है, इवापोरेशन को कम करता है, वीड की ग्रोथ को भी कम करता है। अगर पन्नी से ढका रहेगा तो नीचे खरपतवार नहीं उगेंगे, ठीक। उसके बाद सॉइल वाटर, जो अंडरग्राउंड सॉइल वाटर है, इसको भी इम्प्रूव करता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये करता रहता है, समझ गए। तो इसलिए मल्चिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अधिकतर ये वेजिटेबल्स क्रॉप्स में ही यूज़ करी जाती हैं। वेजिटेबल क्रॉप या कुछ ऐसे जो बहुत महंगी क्रॉप्स होती हैं उनमें यूज करते हैं। जैसे गेहूं धान में हम नहीं यूज कर सकते मल्चिंग, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि वहाँ पर जो क्रॉप के बीच में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो वहाँ पॉलीथीन लगाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन देखो, ये जैसे चिली का गार्डन है, ये चिली का एक ऑर्चर्ड, मतलब वो एक चिली का फील्ड है, यहाँ पर हमने मल्चिंग कर रखी है, क्योंकि इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग ज़्यादा है, इसी वजह से हम आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टेक्टिक टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन। ड्राई रीजन में इसको हम करके सॉइल मॉइस्चर को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर जब पन्नी पड़ी रहेगी तो जो सॉइल का मॉइस्चर है वो वेपराइज नहीं हो पाएगा, इवापोरेशन नहीं होगा, तो सॉइल मॉइस्चर भी कंजर्व रहेगा। और पन्नी से जब ढकी रहेगी नीचे ज़मीन, तो यहाँ पर जो वीड ग्रोथ होगा वो तो एक तो गर्मी की वजह से मर जाएगा, ऊपर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको तो मर जाएगा, सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो भी वीड के ग्रोथ नहीं होता है। इसी वजह से ढक दोगे तो वीड का ग्रोथ नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है मल्चिंग करना। फिर आके क्रॉप रेजिड्यू, लीव्स, मैन्योर्स, पॉलीथीन फिल्म एटसेट्रा यूज करते हैं हम इसको मल्च करने के लिए। तो जिसमें क्रॉप रेजिड्यू और लीफ और मैन्योर यूज करते हैं इसको हम ऑर्गेनिक मल्च बोलते हैं, और जिसमें पॉलीथीन फिल्म का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मल्च। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक क्रॉप हमने किसी दूसरी चीज़ की लगाई और दूसरी हमने किसी दूसरी चीज़ की लगाई, मतलब ऐसे स्ट्रिप में बनाते रहते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग इसी को कहते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है, स्ट्रिप का मतलब होता है ऐसे समथिंग प्लेट लाइक, मतलब कि एक ये मतलब अलग अलग चीज़ें। तो इसमें देखो ध्यान से, एक ये दूसरी क्रॉप ग्रो करी जा रही है और यहाँ पर ये दूसरी, फिर यहाँ एक दूसरी, फिर यहाँ एक दूसरी, फिर ऐसे ऐसे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेट रो बनाकर इसमें स्ट्रिप बनाकर हम क्रॉपिंग करते हैं। तो अलग अलग जब दो क्रॉपें स्ट्रिप बनाकर क्रॉपिंग करी जाती है किसी एक स्लोपी लैंड पर, तो उसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर भी हम करके सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन व्हिच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेजिस्ट क्रॉप क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, मतलब जिस ऐसी क्रॉप, जैसे मान लो ये क्रॉप हमने ग्रो की, ये क्रॉप जो है ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, मतलब ये बरसीन जैसी क्रॉप है, ये कवर क्रॉप है, मिट्टी को कायदे से ढक लेती है। फिर एक ये दूसरी क्रॉप है जो उतनी कवर क्रॉप नहीं है, फिर उसके बाद यही कवर क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप ग्रो ऑल अल्टरनेटेड विथ स्ट्रिप और इरोजन परमिटेड क्रॉप। जैसे ये क्रॉप है, यहाँ पर इरोजन होता रहेगा, ध्यान से समझो, ये जो क्रॉप है यहाँ पर इरोजन हो सकता है, और ये जो बगल वाली जो ये क्रॉप है ये कवर क्रॉप है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, बरसीन जैसी कि मतलब उसको पूरा ढक लेगा, बरसीन या लोबिया जैसी क्रॉप है, तो इसको कायदे से ढक लेगा, तो ये सॉइल इरोजन को रोकेगा और ये थोड़ा बढ़ावा देगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ की जो मिट्टी है ये बहेगी तो इसमें आ जाएगी, इसके पास रुक जाएगी,
इसकी जो मिट्टी है यहाँ बह के जाएगी, वहाँ रुक जाएगी, तो ज़्यादा इरोजन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ की मिट्टी बह के ऐसे पूरी चली जाए, समझ गए। तो ऐसे बीच बीच में रुकता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिससे सॉइल इरोजन काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। फिर मैकेनिकल मेजर, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे सॉइल कंजर्वेशन का एग्रोनॉमिकल मेजर पढ़ रहे थे, अब हम मैकेनिकल मेजर पढ़ते हैं कि कैसे मैकेनिकल प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। अडॉप्टेड टू सप्लीमेंट एंड एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस एंड व्हेन स्लोप इज मोर देन 2%। जब मैकेनिकल मेजर है इसको हम तब अपनाते हैं जब सॉइल का स्लोप 2% से ज़्यादा होता है। 2% से ज़्यादा होगा तो हमको मैकेनिकल मेजर अपनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्रोनॉमिकल मेजर नहीं काम कर पाएगा। इट इंक्लूड फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज करी जाती है, जैसे कंटूर बंडिंग होता है। ये कंटूर बंडिंग बिल्कुल ऐसे समझो सीढ़ी नुमा जो खेती अभी मैंने बताया कंटूर क्रॉपिंग उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें बंड बनाते हैं, कंटूर पर एक बांध बना देते हैं। जैसे ऐसे ऐसे है स्लोप, अब क्या करेंगे यहाँ पर एक ऊंचा सा बांध बना देंगे, यहाँ पर ऊंचा सा बांध बना देंगे। उसी का ये बहुत मॉडरेट फॉर्म है कि मतलब अगर ज़्यादा स्लोप है तो यहाँ बहुत मजबूत सा बांध बना देंगे, तो इसी को हम कंटूर बंडिंग वाला सिस्टम बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं जब 6% का स्लोप होता है लैंड पर। एंड यूज इन एरिड और सेमी एरिड, इसको हम एरिड और सेमी एरिड एरियाज में यूज करते हैं विथ हाई इनफिल्ट्रेशन एंड परमेबिलिटी। जहाँ पर हाई इनफिल्ट्रेशन और परमेबिलिटी होती है वहाँ पर हम इस सिस्टम को कंटूर बंडिंग वाले सिस्टम को यूज करते हैं। फिर अगला है जो ग्रेडेड बंडिंग होता है। अब देखो ध्यान से देख लेना यार, इसमें थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये जो ग्रेडेड बंडिंग होता है और कंटूर बंडिंग होता है, दोनों समझ लो। इस फिगर को ध्यान से देखो, ये जो ग्रेडेड बंडिंग है इसमें ये एक जगह पर जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस किनारे पर कोई मेड़ नहीं है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं बनी है। यहाँ का पानी धीरे से बह के यहाँ आएगा, फिर धीरे से बह के यहाँ आएगा और फिर ऐसे बह के चला जाएगा। तो ये तो हो गया ग्रेडेड बंडिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो मिट्टी है, क्योंकि डायरेक्ट पानी सीधा नहीं बह रहा है, ऐसे मुड़ मुड़ के बह रहा है, इसी वजह से इसके अंदर जो सॉइल का इरोजन है वो कम होगा। इस एरिया में सॉइल का इरोजन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर हम पॉलीथीन या ऐसे समझो कि ईंट या पत्थर लगा देते हैं, जिससे ये एक नाली बन जाती है पक्की, और यहाँ पर जो सॉइल का इरोजन है ये कम हो जाता है। तो ये ग्रेडेड बंडिंग हो गया। और बगल में इधर देखो ये कंटूर बंडिंग, मतलब कंटूर बंड बना है। अब कंटूर बंड में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये यहाँ तक जाके बंद हो गया, ये यहाँ तक बंद हो गया, मतलब आपस में ये खुला नहीं है। इधर ध्यान से देखो, ये खुले नहीं है, ये बंद है आपस में, तो इसको हम कंटूर बंड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से हम हल्का सा कटा देंगे, तो पानी को यहाँ से निकल जाएगा, पानी निकल के यहाँ नाली में चला जाएगा। तो यही होता है कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग। थोड़ा एक ही जैसा होता है लगभग, लेकिन इसमें जो पानी है कंट्रोल मेजर से मेन लाइन में छोड़ी जाती है, इसमें ऐसे ही छोड़ी जाती है। समझ गए, थोड़ा सा नॉर्मल व्यू इसका था। अब देखो, रिकमेंडेड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 100 मिलीमीटर पर ईयर। अगर 100 मिलीमीटर पर ईयर पानी बरस रहा है तो यहाँ पर एक ग्रेडेड बंडिंग वाला यूज कर सकते हैं, मतलब ये वाला सिस्टम हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। उसके बाद इन जनरल बंडिंग इज सुटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप 2 to 10%। 2 से 10% का अगर है स्लोप तो ही ये एरिया यूज कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं यूज कर सकते हैं। कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग आर मोस्टली यूज इन इंडिया। ये जो दोनों टाइप की बंडिंग होती है इसको इंडिया में ही यूज करते हैं, और जनरल सेंस में दोनों को एक ही जैसा बताया जाता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ग्रेडेड बंडिंग में ऐसे होता है और कंटूर में इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा होता है सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन ऑफ सॉइल बाय द सबसॉइलर एट 30 to 60 मीटर डीप एंड 90 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल। इसमें सब सॉइलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारी लैंड है, ठीक, ये अपर सरफेस ऑफ द लैंड है। इसमें क्या होगा कि सब सॉइलिंग करते हैं तो ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने क्या किया, 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर दी। मतलब हमने एक सब सॉइलर लेकर, सब सॉइलर एक इक्विपमेंट होता है, एक टूल्स होता है, एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर से चलती है, और ये 30 से 60 सेंटीमीटर गहरी जुताई करती है। तो जो नीचे की हार्ड पेन होगी ये क्या हो जाएगी, हार्ड पेन जो है वो टूट जाएगी, जिससे पर्कुलेशन होता है, जो
पानी का वो नीचे अंडरग्राउंड आसानी से होने लगेगा। और सॉइल इरोजन तभी होता है जब पानी बहता है, जब सतह पर पानी बहेगा तभी सॉइल इरोजन होगा। अगर पानी बहेगा नहीं, नीचे सूख जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, तो सॉइल इरोजन कम होगा। इसीलिए सब सॉइलिंग करते हैं। तो 30 से 60 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर गहरी जुताई कर दी। उसके बाद लगभग ये 90 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक ये छोड़ दिया इंटरवल पे। फिर उसके बाद यहाँ फिर सब सॉइलिंग कर दी, यहाँ फिर गहरी जुताई कर दी। तो इस तरीके को हम बोलते हैं सब सॉइलिंग। ऐसा कर देने से भी सॉइल इरोजन थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम। ये ब्रॉड बेड और फैरो मेथड ये एक इरिगेशन का मेथड भी होता है और इसको हम पढ़ेंगे कैसा होता है। सुटेबल फॉर मेंटेनिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज ए प्रॉब्लम। जहां पर ऐसा प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है, ब्रॉड बेड एक बड़ा सा, ऐसे समझो, इसको ध्यान से हम समझाते हैं, फिर देखो ध्यान से समझ लेना कैसे होता है ये ब्रॉड बेड और फैरो मेथड। जैसे मान लो ये इतनी बड़ी हमारी फील्ड है, ठीक। अब हमने इतना बड़ा तो बेड बना दिया, मतलब यहाँ पर हमने क्रॉप ग्रो करी, बीच में हमने इतनी नाली बना दी, ये काफी गहरा है, ठीक, ये गहरा है जिसको हम फरो बना दिए। फिर आगे यहाँ से यहाँ तक फिर हमने इसको बेड बना दिया, फिर यहाँ बीच में हमने फिर एक नाली बना दी, ये गहरी सी, और फिर इधर एक बेड हो गया। तो जो पानी बरसेगा, इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर, ऐसे आके यहाँ पर ड्रेन हो जाएगा, पानी बह जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ आके ड्रेन होके बह जाएगा। अगर नहीं भी बहेगा तो यहाँ पानी आके रुका रहेगा क्योंकि गहरा है। तो यहाँ पर, तो इसीलिए जो यहाँ की क्रॉप है ये दोनों हमारी सेफ रहेगी। यहाँ सबकी जो ब्रॉड बेड वाली जो क्रॉप्स हैं, यहाँ पर हम क्रॉप ग्रो करते हैं और फैरो केवल पानी को ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पानी पड़ा रहेगा तो हमारी क्रॉप जो है वो सुरक्षित रहेगी और सॉइल इरोजन भी इससे कम होगा। समझ में आ रही है बात? चलो अब देखिए अगला पॉइंट, देखो क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज ए प्रॉब्लम। मानसून पीरियड में जहाँ ड्रेनेज में प्रॉब्लम होती है। अब बेंच ट्रेसिंग क्या होता है, एडॉप्टेड इन लैंड वेयर स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33, जहाँ 16 से 33% तक स्लोप होता है, स्लोपिंग होता है, या अंडुलेटिंग जो लैंड होती है, वहां पर हम बेंच ट्रेंचिंग करते हैं। ये बेंच बहुत बड़ा बड़ा सा यहाँ ट्रेंच बना दिया जाता है और इसी ट्रेंच से हम खेती करते हैं, उसी की मदद से हम सॉइल इरोजन को रोक लेते हैं। फिर उसके बाद जिंग ट्रेंचिंग होता है। फिर एडॉप्टेड इन, जहाँ 3 से 10% स्लोप होता है, यहाँ पर हम करते हैं जिंग ट्रेंचिंग। जिंग ट्रेंचिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन ए मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज। जहाँ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया है वहाँ पर इसको हम करते हैं, और जहाँ पर स्लोप कैसा हो, मीडियम। अब आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव बैरियर्स। ये जो हमने आगे बताया ये ढेर सारा, जैसे जिंग ट्रेंचिंग हो गया, या उसके बाद फिर बेंच ट्रेंचिंग, या उसके बाद ये फैरो मेथड, इसके बाद ये सब सॉइलिंग, ये सब बहुत कम यूज करे जाते हैं। इसी वजह से ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं बताया। आगे जो बहुत डिटेल में पढ़ा है, जैसे कंटूर है और गार्डेड है, या उससे पहले जो वेजिटेटिव एग्रोनॉमिकल मेजर्स हैं, वो जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैंने फुल डिटेल में इसी वजह से बता दिया। ये कम इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं, जैसे ये कब यूज किया जाएगा, जैसे जिंक ट्रेंचिंग मेथड कब यूज करते हैं, 3 से 10% का स्लोप होता है उस एरिया में यूज करते हैं। या अगर किसी ने पूछ लिया बेंच ट्रेंचिंग कब यूज करते हैं, जब 16 to 30% एरिया, 16 to 38%, 33% का स्लोप होता है लैंड में, तो यूज करते हैं। तो इस जगह पर ऐसे यूज किया जाता है। अब वेजिटेटिव बैरियर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। वेजिटेटिव नाम से पता चल रहा है, मतलब कुछ ऐसे बैरियर लगाते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं जिससे कि जो सॉइल इरोजन है ये कम हो जाए। दीज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन, मतलब बहुत पास पास में प्लांटेशन लगाया जाता है। यूजुअली ए फ्यू रो ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स ग्रोन अलोंग कंटूर एंड इरोजन सॉइल, मतलब जहाँ पर इरोजन हो रहा है सॉइल का, उस जगह पर ऐसे ग्रासेज और सर्ब्स को ग्रो करते हैं जो बहुत क्लोजली, बहुत क्लोज ग्रो हो रही हों, जो मिट्टी की परत को ढक लें, जिनका रूट जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड हो, उनमें कायदे से रूट की ग्रोथ होती हो। क्योंकि जब रूट की ग्रोथ होगी तो मिट्टी को जकड़ के रखेगा और ऊपर से ऊपर की जो परत है, जो सॉइल की ऊपर की परत है, इसको पूरा कवर कर रखा है, तो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जो पानी बरसेगा डायरेक्ट मिट्टी पे नहीं पड़ेगा, पहले उस क्रॉप पे पड़ेगा फिर मिट्टी से गिरेगा, तो उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, तो इससे सॉइल इरोजन भी कम होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर घास होता है
वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होता है, और जहाँ पर घास नहीं होती है वहाँ सॉइल इरोजन बहुत तेजी से होता है। आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा कहाँ पर, देखो हम बताते हैं। जब कोई नई सड़क बन रही होती है तो नई सड़क बनने के अगर 2 महीने बाद बरसात आ गया तो उस समय कायदे से ग्रास जो ग्रो नहीं हो पाती है सड़क के किनारे किनारे, तो वहाँ की मिट्टी बह के फिर से बगल बगल वाले खेतों में चली जाती है। लेकिन अगर वहाँ कायदे से ग्रोथ हो गई है, घास पतवार घास फूस जम गए, झाड़ियाँ वहाँ जम गई हैं, तो इससे वेजिटेशन कायदे से हो गया है, तो सॉइल इरोजन वहाँ कम हो जाता है, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को रोक लेते हैं। उसके बाद वर्टिकल मल्चिंग। वर्टिकल मल्चिंग में क्या होता है कि ये बीच बीच में ऐसे बहुत बड़े बड़े से सुराख कर दिए जाते हैं खेत में, तो इससे जो सुराख हो जाएगा तो इससे जो पानी है जल्दी से अर्थ के अंदर चला जाएगा, मतलब जल्दी से परकुलेशन हो जाएगा। डिगिंग नैरो ट्रेंच अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ और क्रॉप रेजिड्यू इन दीज ट्रेंचेज। अब हमने इसको गड्ढा कर दिया, मतलब ऐसे सुराख तो कर दिया मिट्टी के अंदर, लेकिन अगर हम कुछ इसमें भरेंगे नहीं तो अगल बगल वाली मिट्टी फिर से आके यहाँ भर जाएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्रॉप रेजिड्यू डाल देते हैं और स्ट्रा डाल देते हैं, मतलब क्रॉप का जो स्ट्रा घास फूस है वो डाल देते हैं, धान का जैसे बच रहा है स्ट्रॉ, इन सबको डाल देते हैं। पुआल उवाल डाल देंगे, जो गड्ढा हमने बनाया था ऐसे छोटे पतले पतले गड्ढे बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी नहीं आएगी और जो पानी आएगा छन के वो फट से नीचे चला जाएगा, तो जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। इससे भी सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन कॉफी गार्डन। इसको हम कॉफी गार्डन में ज़्यादातर यूज करते हैं, कॉफी गार्डन में इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।